बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से एक दावा सामने आया कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत तगड़े ताल्लुकात थे या हैं और उनकी वजह से उनको परवाह नहीं थी। देखिए, हम कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर देते हैं। मामला ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि क्लैरिटी होना ज़रूरी है। वाकई में मिफ्ता इस्माइल साहब के जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब भी मुलाकातें करते थे सहाफ़ियों के साथ या बाकी लोगों के साथ, तो वो क्लियरली कहते थे कि ये बात मुझे मिफ्ता इस्माइल ने बताई है। कई मरतबा उन्होंने कोट किया कि ये वाली बात मुझे मिफ्ता इस्माइल ने बताई है। गो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे मिफ्ता इस्माइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ये क्लेम करते रहे हैं कि उनके जनरल बाजवा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उनके जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जनरल बाजवा अक्सर जब कोई इंफॉर्मेशन देते थे मईशत के बारे में, तो वो यानी एक वाकया तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जनरल साहब कह रहे थे कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया। अगर कोई जिम्मेदार है पाकिस्तान की इकॉनमी को इस जगह पर पहुंचाने के लिए, तो वो साबिक वजीर खजाना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में थे, इसहाक डार, वो जिम्मेदार हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहे थे। तो जब ये बात आगे बढ़ी तो जनरल साहब ने यह कहा कि जब मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे तो उस वक्त वो हमारे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दुआ करें कि हमारी हुकूमत ना आए पाकिस्तान में। ये 2018 वाले इलेक्शन से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 के इंतखाबात से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे थे उस वक्त के आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, कि दुआ करें हमारी हुकूमत ही ना आए। तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, आपको तो हुकूमत में आना हर पार्टी की ख्वाहिश होती है। तो मिफ्ता साहब ने यह फरमाया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि इस वक्त इकॉनमी की जो हालत है, जिसकी भी हुकूमत आई 3 साल तक कमर ही सीधी नहीं हो सकेगी। हमने इस किस्म की माइंस बिछा दी हैं इकॉनमी में, डार साहब जो करके गए हैं इस मुल्क की इकॉनमी के साथ, और जो अब जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जो भी हुकूमत आएगी 3 साल तक उसकी कमर सीधी नहीं होगी। वो 3 साल इमरान खान ने गुजारे हैं, कमर सीधी ना होने वाले 3 साल। बल्कि उन 3 सालों के अंदर इमरान खान साहब को कोरोना का भी सामना करना पड़ा, आलमी वबा का। इसके बावजूद उन्होंने 3 साल में डिलीवर किया और 3 साल के बाद उनसे हुकूमत छीन ली गई। जब वो डिलीवर करने के बाद, यानी कुछ भी करके उन्होंने पैसा वैसा इकट्ठा किया, अब जब परफॉर्म करने का वक्त था, जब वक्त था कि लोगों को रिलीफ देते, तो उनसे हुकूमत छीन ली गई। और फिर पाकिस्तान में लोग इतने नाराज हुए और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लोगों का गिर गया कि पूरी की पूरी इकॉनमी का पट्टा बैठ गया और तब से लेकर अब तक कंट्रोल नहीं हो रहा। अब पहले इसहाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल पे डाल रहे थे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इसहाक डार साहब पे डाल रहे हैं। यानी मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि डार साहब गलत कह रहे हैं, जो अदायगियां करनी है हमने कर्ज की, उसके लिए 36 अरब डॉलर का इंतजाम मैं करके गया था, हो गया था। डार साहब कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने इंतजाम नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मैंने इंतजाम कर दिया था। जब ही IMF ने किस्त अदा की थी, यानी मैंने इंतजाम किया था तो IMF ने हमें किस्त दी थी ना, अगर मैं इंतजाम ना करता तो वो किस्त ना देते। आपने IMF को आंखें दिखाई हैं, यानी अब डार साहब के बारे में कह रहे हैं कि डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई हैं। अक्टूबर में होने वाले मुज़ाकरात अब तक मुकम्मल ना हो सके। यानी डार साहब वो आदमी हैं जिन्होंने आकर क्लेम किया कि मेरा बड़ा तजर्बा है, मेरा कई दहाइयों का तजर्बा है IMF के साथ डील करने का, तो मसला ही कोई नहीं है। दहाइयों का तजर्बा है, बड़ा लंबा तजर्बा है, IMF के साथ लंबा डील करता चला आ रहा हूं, डार साहब ने फरमाया। अब हालात यह है कि अक्टूबर में मुज़ाकरात नहीं हुए, नवंबर में नहीं हुए, दिसंबर में भी नहीं हो रहे, जनवरी में उम्मीद है कि मुज़ाकरात होंगे। एक तिमाही का डिले हो गया IMF के साथ बातचीत आगे बढ़ने में। और डार साहब को खुश करने के लिए, उनकी काबिलियत दिखाने के लिए जबरदस्ती कुछ चीजों को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने पोल खोल दिए हैं, ये मैं आपको भी दिखाता हूं। मुस्लिम लीग नून में समझदार लोग जो जानते हैं कि डार साहब गलती कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये क्लेम किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। उन्होंने कहा IMF को साथ रखना है तो एक्सचेंज रेट अपनी मर्जी का नहीं रख सकते। अब ये क्या होता है जरा समझ लें आप। एक्सचेंज रेट ये होता है कि डॉलर बैंक के अंदर कितने का है और ओपन मार्केट में कितने का है। एक्चुअली जो ओपन मार्केट में डॉलर की वर्थ है वही असल वर्थ है, वो सही वर्थ वो है जो ओपन मार्केट के अंदर है। बैंक के अंदर जो डॉलर की कीमत को कम रखा गया 225 रुपए का, तो मुझे दे दें 225 रुपए का, मैं मांग लेता हूं, मुझे दे दें। कोई और मांगता है उसको दे दें, XYZ कोई और मांगता है उसको दे दें, नहीं देंगे। वजह यह है कि जो उसकी सही प्राइस है वो 250 रुपए से ऊपर की या उसके आसपास की है और वो ओपन मार्केट के अंदर उतने का बिक रहा है।
तो बैंकिंग चैनल से डॉलर जो पाकिस्तान भेजते हैं, वो कोई पागल तो नहीं है कि वहां से अगर मिसाल के तौर पे $1 भेजा उन्होंने, तो यहां पे 225 रुपए पाकिस्तान में मिलेगा, उसके लिए वो टैक्स भी पे करेंगे। लेकिन अगर कोई बैंकिंग चैनल के बगैर भेजता है तो उसको 250 रुपए मिलेंगे, यानी वो 25 रुपए ज्यादा ले रहा है और टैक्स से भी बच रहा है। तो लोग हवाला और हुंडी का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक्सचेंज रेट के अंदर फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। इतनी सी बात डार साहब को समझ नहीं आ रही, समझ तो आ रही है, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपनी जिद पे डटे रहने के लिए, अपनी जिद पर खड़े रहने के लिए कि मैं डॉलर को 200 का करके दिखाऊंगा, मसनूई तौर पे डॉलर को नीचे रोका हुआ है। और इसकी वजह से लोग अब हवाला और हुंडी के जरिए से डॉलर पाकिस्तान भिजवा रहे हैं कि हमारे घर वालों को ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। यानी अगर हम बैंक के जरिए भेजेंगे 225 रुपए मिलेंगे, बैंक के बगैर भेजेंगे 250 रुपए मिलेंगे। तो क्यों ना हम 250 रुपए लें। ये कोई भी आदमी ऐसा ही करेगा, कोई भी आदमी ऐसा ही करेगा, नॉर्मल चीज है, दुनिया के किसी मुल्क में होगा, हर मुल्क के अंदर यही होगा। लेकिन डार साहब को जिद पूरी कर दी है कि मैंने इसको 200 पे लाना है। तमाम माशी माहिरीन तज्जियाकार मुत्तफिक हैं, इसहाक डार की माशी पॉलिसीज माशी बहरान को मुकम्मल तबाही की जानिब धकेल रही हैं। डॉलर की मौजूदा 250 रुपए की कदर को 200 रुपए से कम की जानिब ले जाने की जो जिद है वो मुल्क के लिए आफत से कम नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा खुल के बहुत सारी चीज़ों को बताया, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी बताई है कि सऊदी अरब के जो वजीर हैं वो पूरे पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर IMF से मुज़ाकरात करते रहे हैं। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, बड़ा प्यार है उनके साथ, बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, बड़ा उन्स है सऊदी अरब के साथ। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि सऊदी अरब हमारे बिहाफ के ऊपर IMF के साथ डील करे। ये तो हमारी कैपेसिटी से क्या बाहर हो गया IMF। अब सऊदी अरब पाकिस्तान के बैंकों में पैसे रखता है, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन हम खुद कफील कब होंगे, कब इन पैसों से हमारी जान छूटेगी। नहीं छूट पा रही, लगातार नीचे से नीचे जाते चले जा रहे हैं। और ये दौर तो सबसे मुश्किल अदवार में से एक है। इकोनॉमी की हालत यह हो गई है कि जो बड़ी बड़ी सनतें हैं पाकिस्तान की, उनमें पैदावार या तो कम हो रही है या खत्म हो रही है। मैं आपको चंद मिसालें देता हूं और ये मिसालें आपको बता देंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा कारोबार कितना कम हुआ है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियां मोटरसाइकिलें ये बनाना, इसमें 31% तक कमी आ गई है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का 60% एक्सपोर्ट करता है, उसमें लगभग 25% तक की कमी आ गई है। मशीनरी और आलात बनाने वाली जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, उसमें 38% तक कमी आ गई है। लकड़ी की मसनूआत, लकड़ी से जो चीज़ें बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें लगभग 82% तक कमी आ गई है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल मसनूआत के अंदर 26% तक की कमी आ गई है। जबकि दवा साजी जो अद्वियात बनती हैं, वो तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अब पाकिस्तान में बचा ही नहीं है सामान, रॉ मटेरियल नहीं है। 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अब तो और कम दिन रह गए हैं, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। दवाइयाँ हमारे पास सिर्फ 1 महीने की बाकी हैं। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो जाएगी अगर पाकिस्तान को पैसे ना मिले तो तकरीबन 19% इसके अंदर भी कमी आई है। और फर्नीचर का शोबा जो है वो 105% से ज़्यादा नीचे गया है। फुटबॉल की सनत, अभी वर्ल्ड कप भी हुआ, इसके बावजूद लगभग 65% नीचे गई है। कपड़े जो पाकिस्तान में बनते और बिकते हैं लगभग 35%, वो भी नीचे गए हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सनतें हैं पाकिस्तान की, लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सबको एक डिप लगा है पाकिस्तान में, और ये मौजूदा दौर हुकूमत में हुआ है। मैं आपको मुल्क की मईशत की जो तबाही की दास्तान है, उसमें एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक दलील काफ़ी है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी ये डाटा पड़ा हुआ है, और ये डाटा बताता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कितना कर्जा दिया कारोबार करने के लिए या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली जो कमर्शियल बैंक है वो कर्जा देते हैं, उससे लोग कारोबार करते हैं, फिर वो कर्जा वापस करते हैं, बैंक भी चलते हैं और कारोबार भी चलता है और पैसे की सर्कुलेशन भी होती है। ये एक तरीकाकार होता है। यानी अगर आप निजी सेक्टर को जो कर्जे देते हैं बैंक, उसका डाटा अगर गौर से देखें तो कमर्शियल बैंक ये कर्जा देते हैं, उससे मुल्क जरा आगे बढ़ता है, चलता है। प्राइवेट लोग कर्जा लेते हैं, घर बनाते हैं, कारोबार करते हैं, फिर वो कर्जा भी वापस करते हैं, बैंक को भी पैसा मिलता है, मार्केट में भी पैसे की सर्कुलेशन होती है। पिछले साल के जो पहले 5 महीने थे, जो माली साल शुरू होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने, पिछले साल इसमें कमर्शियल बैंकों ने 476 अरब रुपए का कर्जा दिया था पाकिस्तानियों को, और इस साल ये कम होकर सिर्फ 27 अरब रुपया रह गया है।
कहाँ 476 अरब और कहाँ 27 अरब। ये कारकर्दगी है इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की। एक और खबर है जी कि जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है राजा परवेज अशरफ साहब को, और उसमें उन्होंने अगले हफ्ते मुलाकात का वक्त मांग लिया है। पीटीआई अरकान स्पीकर के पास पेश होंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक करना चाहते हैं। यह है खत का मतन जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखा है कि हम आ रहे हैं और आकर अपने इस्तीफों की तस्दीक कर रहे हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, वो फिर वहां पे उन हलकों में इलेक्शन ही होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 125 अरकान हैं, अब बाकी 125 बच गए ना, 20 तो उधर निकल लिए थे, कुछ के ऊपर इलेक्शन हो गया था, 125 हैं। ये जाकर तस्दीक करना चाहते हैं कि जनाब हमने इस्तीफा दे दिया है, हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लेटर लिख दिया है और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। ब्रेन ड्रेन के बारे में जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है, इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी गई। ये खबर जो है बिजनेस रिकॉर्डर ने छापी है और लगातार इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तानी जो दिमाग वाले पाकिस्तानी हैं, सरमाए वाले पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को चलाने का काम कर सकते हैं, ये ज़हीन लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप पिछले कई सालों का डाटा देखें तो सिर्फ पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में 2015-16 में बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर गए थे, और अब 2022 में लोग उतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और ये पिछले 8 महीनों की कारकर्दगी है। 7.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर निकल लिए। इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी लोग हैं। लेकिन लेबर तो बाहर जानी चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में जानी चाहिए, और स्किल्ड लेबर जानी चाहिए। ज़र मुबादला आता है पाकिस्तान में, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन है वो नहीं होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा जो अदाद शुमार आ रहे हैं वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में ऐसा लगता है मुकम्मल तौर पे नाकाम है। पाकिस्तान का जो एक कदरे महफूज बॉर्डर करार दिया जा रहा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां पे एक हफ्ते में दूसरी मरतबा लड़ाई हुई है। और इस मरतबा जो बीबीसी की खबर छपी है उसके मुताबिक 15 पाकिस्तानी जो हैं वो शहरी जख्मी हुए हैं, और एक शहादत भी मुख्तलिफ खबरों में रिपोर्ट हो रही है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। अब तक जो है वो हुकूमत की जानिब से इस पर कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन ये लगातार फायरिंग हो रही है दो तरफा। और वहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर तालिबान हुकूमत के फोर्सेस मौजूद हैं वो पाकिस्तान की जानिब शेलिंग और फायरिंग कर रही हैं। देखिए, ये इंतहाई संजीदा और हसास मामला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है, वहाँ पे जब जब हालात ख़राब होते हैं उसका असर पाकिस्तान पर आता है, और ये बॉर्डर पाकिस्तान के लिए बहुत हसास है। पाकिस्तान की तवज्जो ज़्यादातर इंडियन बॉर्डर की तरफ रहती है और वहीं पर रहनी चाहिए। ये अफगानिस्तान वाला मामला अमन के साथ हल होना चाहिए। पाकिस्तान की ये बड़ी लंबी ख्वाहिश है, ज़िया दौर से, बेनज़ीर दौर से, नवाज शरीफ दौर से, इमरान खान दौर, परवेज़ मुशर्रफ दौर। लेकिन माजी में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने बहुत सारे कैंप्स बनाए थे इस खित्ते के अंदर, पाक अफगान बॉर्डर के साथ साथ, और ये जो कैंप्स इंडिया ने बनाए थे उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आती थी। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इंडिया रीएक्टिव कर रहा है अपने आप को दोबारा से अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी कि इस एरिया को एक महफूज एरिया बनाया जाए अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर, वो अपॉर्चुनिटी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं है कि उससे फ़ायदा उठाए। तो इसको नहायत संजीदगी से हसास मामले को देखना होगा और आने वाले दिनों में इस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने मुशावरत अपनी मुकम्मल कर ली है, और क्योंकि हफ्ते वाले दिन उन्होंने जलसा करना है और उसमें उन्होंने अनाउंस करना है कि कब वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, और उनके लोग जाकर स्पीकर कौमी असम्बली को भी इस्तीफे फर्दन देकर आएंगे। लेकिन इसमें एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और अदालत के पास भी गालिबन गलत इंफॉर्मेशन थी। फवाद चौधरी साहब ने उसकी तस्दीक करवाई है। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने इस्तीफे तो दे दिए हैं, असम्बली में जा नहीं रहे, लेकिन वो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने कोई तनख्वाह नहीं ली, और हमारे जो रुकन हैं उनको अप्रैल के बाद से किसी भी पीटीआई रुकन को तनख्वाह नहीं मिली। चेक किया जाए, हमारी तनख्वाहें निकाल कर खा तो नहीं गए, और मुमकिन है कि जो गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं वो हमारी तनख्वाहों के पैसों से किए जा रहे हों। तो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। तो ये तो अगर आप जा नहीं रहे, अटेंड नहीं कर रहे कौमी असम्बली को, तो फिर तनख्वाहें लेना तो बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई तनख्वाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वसूल नहीं कर रही अप्रैल के बाद से लेकर अब तक, तो फिर तो उसूली तौर पर ठीक है। इमरान खान साहब ने कानूनी मुशावरत फाइनल कर ली है अपनी। उनको यह बताया गया है कि जब असम्बलियाँ तहलील करने का लिख कर भिजवा दिया जाएगा गवर्नर को, तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करे, और अगर वो नहीं भी करेगा तो 48 घंटों के अंदर अंदर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। असम्बली तहलील की समरी भिजवाए जाने के बाद
जब परवेज़ इलाही समरी भेज दें तो उसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाती है कि आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, क्योंकि उसके बाद ये कंसिडर हो जाता है कि अब ये असम्बलियाँ तहलीली होनी है या आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। तो जो पीडीएम की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उनको अगर रास्ता रोकना है इस वक्त तो यही एक तरीका है जिससे वो रास्ता रोक सकते हैं। दूसरी जानब कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि मुशावरत हो रही है और इस बात को तय करने की कोशिश की जा रही है कि पीडीएम की तमाम जमातें एक ही इंतखाबी निशान पर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ लें। अब ये इसके ऊपर इनका इंतखाबी निशान क्या होगा, क्या होना चाहिए, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारी खबरें और भी हैं, लेकिन अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।